एक नॉर्मल इंसान सिर्फ 0.3 सेकंड में मर्डरर कैसे बन जाता है। सोचो, एक आदमी जो अभी तक बिल्कुल नॉर्मल था, फैमिली के साथ बैठकर बातें कर रहा था और अचानक सिर्फ कुछ मिली सेकेंड के अंदर किसी की जान ले लेता है। ना कोई प्लानिंग, ना कोई वार्निंग और ना ही कोई कंट्रोल, बस एक इनविजिबल स्टॉर्म जिसे हम मेंटल स्टॉर्म कहते हैं। एक ऐसा स्टॉर्म जो इंसान के दिमाग के अंदर उठता है। न्यूरोकेमिकल्स की आंधी, प्राइमल इंस्टिंक्ट यानी प्राकृतिक भावना का विस्फोट और अनुभूति कंप्लीट कोलैप्स। एक ऐसा साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल तूफान जो धीरे धीरे बनता है और फिर एक दिन फट जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देता है। और इसका फाइनल आउटकम होता है होमिसाइड, यानी एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेना। पर यहाँ सवाल उठता है जो शायद हर किसी के दिमाग में कभी न कभी आया होगा। क्या कोई सुबह उठकर डिसाइड करता है कि आज मैं किसी को मार दूंगा? क्या कोई नॉर्मल इंसान अचानक से एक मॉन्स्टर बन जाता है? क्या दिमाग सच में बंद हो जाता है? क्या इमोशंस लॉजिक को पूरी तरह हाईजेक कर लेता है? क्या इस तूफान के वार्निंग साइंस पहले से दिखाई नहीं देते? एक्सट्रीम वायलेंस तक का सफर कोई एक कदम का जंप नहीं होता। ये एक स्लो, दुखद और अक्सर प्रिडिक्टेबल होता है। एक ऐसा सफर जो महीनों, सालों और कभी कभी पूरी जिंदगी के दर्द, ट्रॉमा और साइलेंट सफरिंग से लिखा जाता है। ये कहानी लिखी जाती है ट्रॉमाटाइज्ड ब्रेन सर्किट्स की लैंग्वेज में। ये लिखी जाती है रोज रोज की छोटी छोटी ह्यूमिलिएशन के जहर से। ये लिखी जाती है उन इमोशन से जो कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाते, जो अंदर ही अंदर जमते रहते हैं, प्रेशर बढ़ते रहते हैं और फिर एक दिन दिमाग के सारे सहन शक्ति फेल हो जाते हैं। और जब वो फाइनल कोलैप्स होता है तब इंसान सिर्फ अपना कंट्रोल ही नहीं खोता बल्कि वो अपनी पूरी पहचान भी खो देता है। लेकिन सोसाइटी ने इस पूरे प्रोसेस को समझने के बजाय एक बहुत ही साधारण और खतरनाक नैरेटिव बना देते हैं। ये लोग मॉन्स्टर होते हैं, ये लोग पैदा ही क्रिमिनल होते हैं, जैसे ये लोग हम जैसे इंसान ही नहीं होते, जैसे इनका हमसे कोई लेना देना ही नहीं होता, जैसे ये किसी अलग दुनिया के क्रिएचर्स हो जिन्हें समझने की कोई जरूरत ही नहीं हो। पर ये नैरेटिव सिर्फ गलत ही नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब हम किसी को मॉन्स्टर कह देते हैं तब हम उसके पीछे की कहानी देखना बंद कर देते हैं। हम वार्निंग साइन को इग्नोर कर देते हैं, हम उस सिग्नल को डिसमिस कर देते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि कहीं कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा है। सोचो, अगर हम तूफान आने से पहले ही उसके अर्ली सिग्नल पहचान ले तो क्या हम डिजास्टर को रोक नहीं सकते? अगर हम समझ जाए कि कौन सा दिमाग किस स्टेज पर कमजोर हो रहा है तो क्या हम उस इंसान को अंधेरे में गिरने से पहले थाम नहीं सकते? तो चलिए इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्सट्रीम वायलेंस का सफर किसी एक एक्शन से शुरू नहीं होता। ये शुरुआत होती है एक स्टेट ऑफ माइंड से, एक ऐसी साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन से जहां इंसान धीरे धीरे अपना इमोशनल बैलेंस, अपना रेशनल कंट्रोल और अपनी आइडेंटिटी खो देता है। इसी इंटरनल उथल पुथल को हम मेंटल स्टॉर्म कहते हैं। एक ऐसा तूफान जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर ही अंदर इंसान के दिमाग और बॉडी को पूरी तरह से हिला कर रख देता है। इस तूफान को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि दिमाग नॉर्मली कैसे काम करता है और क्राइसिस के वक्त कैसे अपने ही खिलाफ विद्रोह कर देता है। सोचो जरा, तुम किसी नॉर्मल दिन अपना काम कर रहे हो, दिमाग शांत है, सोचने की कैपेसिटी स्टेबल है, तुम लॉजिकली डिसीजन ले पा रहे हो, लेकिन अचानक कोई एक एक्सीडेंट होता है, एक गंदी इंसल्ट, एक इमोशनल धोखा, एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन या कोई ऐसा ट्रिगर जो तुम्हारी सबसे गहरी इमोशनल चोट को टच कर जाता है। उस पल दिमाग के अंदर एक साइलेंट एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन का सेंटर होता है एमिगडाला, दिमाग का वो हिस्सा जो हजारों सालों से सिर्फ एक काम करता आ रहा है, खुद को बचाना। एमिगडाला का रोल सिंपल है, खतरा को पहचानना और तुरंत रिएक्शन शुरू करवाना। ये लॉजिकल नहीं होता बल्कि ये सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीता है। और जब इस एमिगडाला को लगता है कि कोई चीज तुम्हारी एग्जिस्टेंस, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आइडेंटिटी या तुम्हारी इमोशनल सर्वाइवल को खतरा पहुंचा रहा है तो ये बिना किसी परमिशन के, बिना किसी एनालिसिस के पूरे सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। इसी प्रोसेस को साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलेमन ने कहा था एमिगडाला हाईजेक। हाईजेक का मतलब जब तुम्हारा दिमाग तुमसे छीन लिया जाता है,
नॉर्मल सिचुएशन में हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का रेशनल सीईओ कंट्रोल में होता है। यही दिमाग का भाग हमें सोचने, समझने, कॉन्सिक्वेंसेस कैलकुलेट करने, एम्पैथी फील करने और इम्पल्स कंट्रोल करने में मदद करता है। यही पाठ कहता है रुको, सोचो, रिएक्ट करने से पहले एनालाइज करो। लेकिन जब एमिगडाला हाईजैक होता है तब ये सीईओ को फोर्सफुली ऑफलाइन कर दिया जाता है। दिमाग के अंदर एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है, लॉजिक शटडाउन हो जाती है, रीजनिंग म्यूट हो जाती है और एम्पैथी गायब हो जाती है। सिर्फ एक चीज ही एक्टिवेट रहती है, सर्वाइवल। इस पल दिमाग सिर्फ 3 ऑप्शन देखता है, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। और जब फ्लाइट का रास्ता बंद हो, जब बचना संभव ना हो, जब फ्रीज करने का मतलब ह्यूमिलिएशन या इमोशनल पेन हो, तब बचता है सिर्फ एक रास्ता, फाइट। यही फाइट मोड इंसान को उस हद तक ले जाता है जहां वो कर जाता है जो नॉर्मल स्टेट में कभी इमेजिन भी नहीं करता। अब बात आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए 2 पैरेलल रास्ते यूज करता है। एक होता है हाई रोड जो कि स्लो, रेशनल और लॉजिकल होती है। इस रूट पर सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे साइट, स्मेल, टच, टेस्ट, हेयरिंग एंड इंटरनल सेंसेशन पहले थैलामस, उसके बाद सेंसरी कॉर्टेक्स और फाइनली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तक जाती है। यहाँ दिमाग एनालाइज करता है ये सच में खतरा है या सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग, रिएक्ट करना चाहिए या इग्नोर, इसके नतीजे क्या होंगे। पर दूसरा होता है लो रोड, सर्वाइवल, सिर्फ सर्वाइवल। यहाँ सिग्नल सीधा थैलामस से एमिगडाला तक पहुँचता है, बिना किसी लॉजिकल एनालिसिस के, बिना किसी रेशनल डिले के। जैसे ही कोई चीज इमोशनली या साइकोलॉजिकली एक्सट्रीम खतरा जैसी लगती है, चाहे वो सिर्फ एक ताना हो, एक रिजेक्शन हो या एक गंदी इंसल्ट, लो रोड एक्टिवेट हो जाता है और यहीं से शुरू होता है मेंटल स्टॉर्म। इस स्टेज पर दिमाग सिर्फ रिएक्ट करता है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, सिर्फ रिस्पॉन्स देता है। एमिगडाला हाईजैक के साथ ही एक और खतरनाक प्रोसेस एक्टिवेट हो जाती है, कॉग्निटिव नैरोइंग यानी टनल विजन। इस पर दिमाग अपना पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर ले आता है, दुख का मूल कारण पर। इस वक्त पूरा वर्ल्ड छोटी हो जाती है, फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, कॉन्सिक्वेंसेस यानी नतीजे दिखाई नहीं देते, सिर्फ वो एक चेहरा, वो एक इंसल्ट, वो एक धोखा, बस वही सब कुछ बन जाता है। सोचने की क्षमता बंद हो जाती है और उसके बाद वो इंसान एक रिपीटेटिव लूप में फंस जाता है। इसको खत्म करो, इसने मुझे बर्बाद किया है, बस ये दर्द खत्म हो जाए। इस स्टेज पर दिमाग प्रॉब्लम सोल्व नहीं करता, बल्कि दिमाग पेन एलिमिनेट करना चाहता है। और जब दर्द किसी इंसान के रूप में आइडेंटिफाई हो जाता है तब खतरा मल्टीप्लाई हो जाता है। न्यूरोसाइंस स्टडीज बताती है कि एक्सट्रीम इमोशनल कठिनाई के वक्त एमिगडाला की एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्टिविटी एकदम टूट जाती है। मतलब आसान शब्द में रेशनल और इमोशनल ब्रेन का कम्युनिकेशन टूट जाता है। यही वो मोमेंट है जब इमोशन लॉजिक पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्टिविटी टूटने के बाद जैसे ही एमिगडाला अलार्म बजाता है, बॉडी के अंदर केमिकल्स का एक सुनामी आ जाता है। एक ऐसा केमिकल सुनामी जो इंसान को सिर्फ इमोशनली ही नहीं, बायोलॉजिकली भी हॉस्टेज बना देता है। सबसे पहले रिलीज होता है एड्रेनालिन, उसके बाद दिल अचानक तेज धड़कने लगता है, सांस भारी हो जाती है, मसल टाइट हो जाती है, बॉडी एकदम से अलर्ट हो जाती है जैसे कोई जंग शुरू होने वाली हो। एड्रेनालिन शरीर को एक्सप्लोसिव एनर्जी देता है, इंसान को लगता है कि जैसे वो कुछ भी कर सकता है। इस पल दर्द कम महसूस होता है, थकान गायब हो जाती है, डर और एग्रेशन मिक्स होकर एक खतरनाक कॉकटेल बना देते हैं। उसके बाद रिलीज होता है कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। ये बॉडी को हाइपर अलर्ट रखता है, लेकिन साथ ही दिमाग के इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम को डिस्टर्ब भी करता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर थैलामस के न्यूरॉन्स तक को डैमेज कर देता है, जो हमारे इमोशनल बैलेंस और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर आता है डोपामिन। नॉर्मली डोपामिन प्लेजर और रिवार्ड से एसोसिएटेड होता है, लेकिन एग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में डोपामिन वायलेंस को रिलीफ और पावर के साथ एसोसिएट कर देता है। रिवेंज का ख्याल, मुकाबले का सोच, ये सब दिमाग को एक स्ट्रेंज सा सेटिस्फैक्शन देने लगते हैं।
है। धीरे धीरे वायलेंस एक साइकोलॉजिकल रिवार्ड सिस्टम बन जाता है और इस सब के बीच रिलीज होता है इंडोजेनस ओपियोइड्स, बॉडी का न्यूट्रल पेन किलर। ये इमोशनल और फिजिकल पेन को सुन कर देता है, जिससे इंसान वो सब कर पाता है जो नॉर्मली डर के मारे कभी न कर सकता। इस पूरे केमिकल सुनामी के अंदर फंसकर इंसान सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बल्कि वो बायोकेमिकली ट्रैप हो जाता है। हार्ट तेज धड़कता है, दिमाग खतरा समझता है और ज्यादा केमिकल रिलीज होते हैं और ज्यादा एग्रेशन बढ़ता है और ज्यादा टनल विजन और एकदम से एंडलेस लूप, एक सेल्फ फीडिंग सुनामी। इस पूरे सुनामी के बीच एक माइक्रोस्कोपिक सा मोमेंट होता है, बस 200 से 300 मिली सेकेंड, यानी 0.2 सेकेंड से लेकर 0.3 सेकेंड तक। यही होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इस पल दिमाग के सोचने समझने की सिस्टम फेल हो जाता है। वो इंटरनल ब्रेक जो नॉर्मली हमें रोक कर कहते हैं ये गलत है, इसके नतीजे खतरनाक होंगे, वो सब म्यूट हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है मोरल डिसएंगेजमेंट। साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बैंडूरा ने एक्सप्लेन किया था कि जब इंसान अपने ही मोरल वैल्यूज के खिलाफ जाने वाला होता है, तब दिमाग इंस्टेंट कॉग्निटिव ट्रिक्स यूज करता है, सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ये जस्टिस है, इसने मुझे मजबूर किया। ये इंसान नहीं है, ये बस एक प्रॉब्लम है। लैंग्वेज बदल जाता है, मीनिंग बदल जाती है, मर्डर सॉल्यूशन बन जाता है और विक्टिम रुकावट बन जाता है। सबसे खतरनाक स्टेज होती है डिह्यूमनाइजेशन, जब सामने वाले को इंसान नहीं सिर्फ एक चीज समझ लिया जाता है, तब इम्पैथी का सर्किट बिल्कुल बंद हो जाता है। न्यूरो इमेजिंग स्टडी दिखाती है कि जब लोग किसी को डिह्यूमनाइज करते हैं, तब उनके दिमाग के एम्पैथी सेंटर्स ऑलमोस्ट इनएक्टिव हो जाते हैं और जब एम्पैथी चली जाती है, तब वायलेंस के लिए कोई साइकोलॉजिकल बैरियर ही नहीं बचता। अब सवाल ये है, क्यों कुछ लोग ही इस एक्सट्रीम सुनामी तक पहुंचते हैं? जवाब है लेयर केक ऑफ पेन। ये कोई एक इवेंट का रिजल्ट नहीं होता, ये जिंदगी भर का एक्युमुलेशन यानी ढेर होता है। पहला लेयर चाइल्डहुड ट्रॉमा। बचपन का ट्रॉमा सिर्फ यादें नहीं छोड़ता, ये ब्रेन आर्किटेक्चर को ही बदल देता है। फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, इमोशनल नेग्लेक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब एमिगडाला को परमानेंटली हाइपर एक्टिव बना देते हैं। दिमाग हर जगह खतरा देखने लगता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का हेल्दी डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। स्ट्रेस सिस्टम परमानेंटली ओवर एक्टिव हो जाता है। साइकोलॉजिकली बच्चा सीख जाता है कि दुनिया अनसेफ है, लोग भरोसे के लायक नहीं है और मैं खुद वर्थलेस हूँ। साइकोलॉजिस्ट लियोनार्ड सिंगोल्ड ने इस प्रोसेस को सोल मर्डर कहते हैं, जब बचपन में ही इंसान की इमोशनल रूह को तोड़ दिया जाता है। दूसरा लेयर क्रोनिक स्ट्रेस, गरीबी, डराना, धमकाना, समाज का साथ ना मिलना और टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये सब मिलकर ट्रॉमा को और गहरा कर देते हैं। इंसान इमोशनली कमजोर हो जाता है, कॉपिंग मैकेनिज्म धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। तीसरा लेयर एक्यूट ट्रिगर, जैसे ब्रेकअप, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, जॉब लॉस, धोखा। आउटसाइडर्स के लिए ये स्मॉल इवेंट्स लगता है, लेकिन जो अंदर दर्द का वोल्केनो बना होता है उसके लिए ये फाइनल एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद इंसान दो रास्ते से उभरता है। पहला द स्नैप, यानी जब दिमाग टूट कर फूट जाता है, जब इंसान के अंदर इमोशंस का प्रेशर इतना ज्यादा बन चुका होता है कि बस एक छोटा सा ट्रिगर और दिमाग स्नैप कर जाता है। यही होता है द स्नैप पाथवे, मेंटल स्टॉर्म का सबसे रो, सबसे खतरनाक फॉर्म। इसमें वायलेंस इम्पल्सिव होती है, बिना किसी प्लानिंग के, बिना फ्यूचर के बारे में सोचे। बस एक सेकेंड पहले तक सब नॉर्मल होता है, लेकिन अगले ही सेकेंड में एक इमोशनल एक्सप्लोजन होता है, जैसे किसी प्रेशर कुकर का ढक्कन अचानक उड़ जाए। अंदर दबाए गए इमोशन जैसे गुस्सा, दर्द, ट्रॉमा, बेइज्जती और डर सब एक साथ बाहर आ जाता है। ऐसे केसेस में आम तौर पर एक टूटा हुआ इंसान होता है, एक ऐसा इंसान जो पहले से ही डीप इमोशनल ट्रॉमा के साथ जी रहा होता है। बचपन का एब्यूज, नेग्लेक्ट,
इमोशनल रिजेक्शन या जीवन के रिपीटेड शॉक, ये सब मिलकर उसके इमोशनल कंट्रोल सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। फिर जब लाइफ उसके सामने एक एक्यूट ट्रिगर रख देती है तो वो इंसान अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता, दिमाग ओवरलोड हो जाता है। तब इंसान वो सब कर देता है जो कि वो कभी सोच भी न सके। इस टाइप की वायलेंस को कहते हैं इफेक्टिव वायलेंस, यानी इमोशंस के जाल में फंसना। ये वायलेंस बहुत अजीब होता है, अनकंट्रोल्ड होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस टाइप के लोग तुरंत रिग्रेट फील करते हैं। दूसरा, द प्लॉट, यानी जब दिमाग ठंडा रहकर शिकार करता है। यहाँ इमोशनल एक्सप्लोजन नहीं होता, यहाँ होता है कोल्ड कैलकुलेशन। यहाँ सुनामी बिल्कुल कंट्रोल में होती है। इस टाइप के लोग ज्यादातर साइकोपैथिक या स्वार्थी होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो प्लान करते हैं, वेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और फिर परफेक्ट मोमेंट पर स्ट्राइक करते हैं। इनका वायलेंस इम्पल्सिव नहीं होता बल्कि सब स्ट्रेटेजिक होता है। यहाँ वायलेंस का पर्पस होता है प्रॉफिट, प्लेजर, पावर, कंट्रोल या किसी नीड को सेटिस्फाई करना। मतलब ये सिर्फ गुस्सा में की गई हरकत नहीं होती बल्कि ये एक टूल होता है जिसे ये अपना गोल अचीव करते हैं। हो सकता है इनके पास्ट में भी ट्रॉमा रहा हो, लेकिन इनकी सबसे खतरनाक पहचान होती है, इन लोगों में एम्पैथी और पछतावा ऑलमोस्ट जीरो प्रेजेंस होती है। इन्हें ना किसी के दर्द का एहसास होता है, ना अपने एक्शन पर कोई पछतावा होता है। दूसरों के इमोशन इनके लिए बस ऑब्जेक्ट जैसा होता है जिनको ये अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें इस कैटेगरी का सबसे परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए तो नाम आता है टेड बंडी। उसका PCLR स्कोर यानी हेयर साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड 34/40 था, जो एक्सट्रीम लेवल की साइकोपैथी को दिखाता है। टेड बंडी सिर्फ मर्डरर नहीं था, वो कोल्ड, मैनिपुलेटिव और हाईली कैलकुलेटेड किलर था। हर क्राइम के पीछे प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और इमोशनल एक्टिंग होती थी। ये दोनों रास्ते स्नैप और प्लॉट हमें समझाते हैं कि मर्डर सिर्फ गुस्से का नतीजा नहीं होता बल्कि ह्यूमन माइंड के अंदर चल रहे कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल तूफान का आउटकम होता है। और कभी कभी सबसे खतरनाक चीज होती है वो शांति, जिसके पीछे एक परफेक्ट प्लान छुपा होता है। अब तक हमने समझा कि मेंटल स्टॉर्म क्या होता है, दिमाग के अंदर क्या तबाही मचती है और वो कौन सी साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो किसी नॉर्मल इंसान को एक्सट्रीम वायलेंस की तरफ धकेल देती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये तूफान आखिर फूटता कहाँ है, कौन से लोग इस तूफान के शिकार बनते हैं, और सबसे डर लगने वाली बात, वो कौन सा साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहाँ पेन, सोच और इमोशन मिलकर एक्चुअल मर्डर में बदल जाता है। यहीं से शुरू होता है रियल बैटलफील्ड। ये बैटलफील्ड सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं होती, ये एक डबल वार जोन होती है, एक दिमाग के अंदर और एक असली दुनिया के एनवायरनमेंट के अंदर, जिसे हम डुअल बैटलफील्ड कहते हैं। एक्सटर्नल बैटलफील्ड, फिल्मों ने हमें सिखाया है कि मर्डर हमेशा अंधेरी गलियों में, सुनसान सड़कों में या क्राइम एलिग्स में होता है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। ग्लोबल डाटा के अकॉर्डिंग ज्यादातर मर्डर घर के अंदर ही होते हैं, जहां हम सबसे ज्यादा सेफ फील करते हैं। वही जगह सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है। सोचो जरा, वो बेडरूम जहाँ कपल सोया करता था, वो किचन जहाँ रोज चाय बनती थी, वो हॉल जहाँ फैमिली बैठकर बातें करते थे, वही जगह फाइनल बैटल ग्राउंड बन जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि घर के अंदर इमोशनल इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल होते हैं, ईगो, अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन डीपली इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे खतरनाक, कोई विटनेस नहीं होता, ना कोई सोसाइटी का प्रेशर, ना कोई पब्लिक शेमिंग का डर और ना ही कोई इमीडिएट इंटरवेंशन। सिर्फ दो लोग और उनके बीच जमकर बैठा हुआ सालों का इमोशनल बारूद। और जब एक आर्गुमेंट्स, एक इंसल्ट या एक धोखा इस बारूद को आग लगाता है तो मेंटल स्टॉर्म इंस्टेंटली ब्लास्ट हो जाता है। द हू, सोसाइटी हमेशा किलर्स को मॉन्स्टर बोलकर इग्नोर कर देती है, पर रियलिटी ये है कि किलर कोई एक टाइप का नहीं होता बल्कि ये 3 तरह के होते हैं। पहला, द साइकोपैथिक प्रोफाइल वाले। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर एम्पैथी ऑलमोस्ट जीरो होती है, गिल्ट और रिमर्स नहीं होते, इमोशंस सुपरफिशियल होते हैं, मैनिपुलेशंस और चार्म उनका वेपन होता है। इनके लिए वायलेंस इमोशंस नहीं बल्कि एक टूल होती है। ये प्लान करते हैं, वेट करते हैं,
ये अपने ट्रैप में फंसाते हैं। इनके लिए मर्डर सिर्फ एक पावर, थ्रिल, कंट्रोल और डोमिनेशन का गेम होता है। इनके दिमाग के स्कैन में एमिगडाला एबनॉर्मल होता है और वीटो फ्रंटल कॉर्टेक्स अंडर डेवलप होता है, यानी ये लोग सही गलत फील ही नहीं कर पाते। दूसरा, द ब्रोकन प्रोफाइल वाले। ये वो लोग होते हैं जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, इमोशनल रेगुलेशंस नहीं सीख पाते, कांस्टेंट स्ट्रेस, रिजेक्शंस और नेग्लेक्ट में फीके होते हैं। इनका वायलेंस प्लान्ड नहीं होता, ये बस एक मोमेंट में फूट जाते हैं। एक फाइट, एक इंसल्ट, एक फाइनल ट्रिगर और सालों का दर्द एक ही सेकेंड में ब्लास्ट हो जाता है। बाद में अक्सर ये लोग खुद के एक्ट को समझ नहीं पाते। कई केसेस में तो किलर खुद बोलता है, मुझे याद ही नहीं ये सब कैसे हो गया। तीसरा, द ऑब्सेस्ड प्रोफाइल वाले। ये वो कैटेगरी है जहाँ एक्सट्रीम जेलसी, एबैंडनमेंट का इंटेंस डर, नार्सिसिस्टिक ईगो इंजरी, पोसेसिव अटैचमेंट सब मिलकर एक टॉक्सिक लव बन जाता है। इनका माइंडसेट होता है, अगर तू मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। इस कैटेगरी में पीछा करना, कंट्रोल करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना और पोसेसिव सर्वाइलेंस पहले से ही चलता रहता है, और जब रिलेशनशिप टूटने लगता है तो वायलेंस फाइनल कंट्रोल बन जाता है। सबसे शॉकिंग फैक्ट, सिर्फ 6 से 10% मर्डर ही स्ट्रेंजर के बीच होते हैं, बाकी सब अपने लोगों के बीच होते हैं। पार्टनर्स, फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव, यानी जिस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक बन सकता है। द हाउ। अब आती है सबसे क्रिटिकल सवाल पर, इंसान पेन से मर्डर तक का सफर कैसे करता है। ये प्रोसेस होता है 5 साइकोलॉजिकल स्टेज का। पहला स्टेज, अनरिजॉल्व पेन, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा, नेग्लेक्ट, ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन और फेलियर। ये पेन धीरे धीरे इमोशनल सिस्टम को डैमेज करता है, कॉपिंग मैकेनिज्म तोड़ देता है और इंसान को हाइपर एक्टिव बना देता है, यानी छोटी सी बात भी न्यूक्लियर ट्रिगर बन जाती है। दूसरा स्टेज, रिमिनेशन, जहरीली सोच का लूप। दर्द के बाद शुरू होता है मेंटल रिप्ले, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये थॉट लूप में घूमते रहते हैं, दिन रात, सोते वक्त भी, जागते वक्त भी। इसी प्रोसेस को रिमिनेशन कहते हैं, और यही रिमिनेशन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है, एग्रेशन स्क्रिप्ट क्रिएट करता है, यानी दिमाग वायलेंस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तीसरा स्टेज, जस्टिफिकेशन एंड डिह्यूमनाइजेशन, यानी मर्डर को राइट बनाना। यहीं से मोरालिटी टूट जाती है। विक्टिम को इंसान नहीं, प्रॉब्लम मान लिया जाता है, दुश्मन मान लिया जाता है, ऑब्जेक्ट समझना शुरू कर दिया जाता है। ही डिजर्व इट, उसने मुझे मजबूर किया, यही सोल्यूशन है। इस स्टेज पर मोरल डिसएंगेजमेंट फुल एक्टिव होता है। चौथा स्टेज, डिसीजन यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये वो मोमेंट होता है जहाँ दिमाग का ब्रेक सिस्टम फेल हो जाता है, इमोशन इतना ज्यादा हो जाता है कि रेशनल कंट्रोल कोलैप्स हो जाता है, और फिर एक इंटरनल क्लिक, अब पीछे मुड़ना पॉसिबल ही नहीं होता। पांचवा स्टेज, एक्शन यानी अल्टर्ड कॉन्सिक्वेंसेज स्टेट। इस वक्त इंसान डिसोसिएशन फील करता है, टनल विजन में चला जाता है और रियलिटी ड्रीम जैसी लगती है। कई किलर्स बाद में बोलते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को बाहर से देख रहा हूँ। इसी स्टेज पर एम्पैथी 0 हो जाती है, फ्यूचर इनविजिबल हो जाता है, सिर्फ एक टारगेट ही दिखाई देता है और फिर एक्ट कमिट हो जाता है। और यहीं पर हम समझते हैं कि कोई भी मर्डरर एक दिन में नहीं बनता, वो बनता है सालों के दर्द से, हजारों सोचों से और एक फाइनल मोमेंट के इमोशनल ब्लास्ट से। पर सबसे शॉकिंग बात ये है कि इस पूरे प्रोसेस को कई स्टेज पर रोका जा सकता है अगर हम साइंस समझ पाए, अगर हम इंटरवेंशन करें तो। लेकिन अगर नहीं तो ये सुनामी सिर्फ एक ही एंड पर रुकता है, डिवास्टेशन पर। और इसी डिवास्टेशन के बाद क्या होता है, किलर के दिमाग के अंदर क्या चलता है, गिल्ट, रिग्रेट, नॉमनेस या टोटल इमोशनल कोलैप्स। जब एक्ट कमिट हो जाता है यानी मर्डर हो जाती है, तो उस वक्त बॉडी एक एक्सट्रीम बायोलॉजिकल मोड में चली जाती है। एड्रेनालिन, डोपामिन, कोर्टिसोल ये केमिकल्स अचानक क्रैश कर जाते हैं। इस फेज में एक्सट्रीम एग्जॉशंस, रेस्टलेसनेस, बॉडी शेकिंग, इमोशनल एम्प्टीनेस, मेंटल नॉमनेस ये सब मिलकर इंसान को कंप्लीटली ओवरटेक कर लेती है, जैसे किसी ने अंदर से प्लग खींच लिया हो। वो एनर्जी, वो एग्रेशंस, वो रेज सब गायब हो जाती है और बचता है सिर्फ
खालीपन। सबसे शॉकिंग फैक्ट, 42% होमिसाइड ऑफेंडर्स को फुल पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाती है, यानी फ्लैशबैक, नाइटमेयर्स, हाइपर विजिलेंस, पैनिक अटैक, एक्सट्रीम गिल्ट, ये सब से वो इंसान गुजरने लगता है। वायलेंस एक ऐसी आग है जो विक्टिम के साथ साथ परपिट्रेटर को भी जला देती है। इसलिए वायलेंस कभी भी सोल्यूशन नहीं होता, वो सिर्फ ट्रॉमा को और मल्टीप्लाई करता है। अब आते हैं सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट पार्ट पर, वार्निंग साइंस। गोल ये नहीं है कि हम फ्यूचर किलर प्रिडिक्ट करें, हमारा गोल ये है कि हम क्राइसिस स्टेज को पहचान सके, और जब हम क्राइसिस को पहचान लेंगे तब हम बहुत सारी जिंदगियों को भी बचा सकते हैं। मेजर रेड फ्लैग्स, एस्केलेटिंग ऑब्सेशंस एंड पैरानोइया। जब कोई इंसान किसी एक ही पर्सन के अराउंड अपनी पूरी दुनिया बना लेता है, वही मुझे डिस्ट्रॉय कर रहा है, वही मेरी प्रॉब्लम है, तो ये डेंजर जोन है। थ्रेट्स ऑफ मर्डर और सुसाइड, आई विल किल यू, मैं खुद को मार लूंगा, अगर तू छोड़ के गई तो सब खत्म। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, ये लीथल वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। स्ट्रैंगुलेशन अटेम्प्ट्स, सबसे बड़ा रेड फ्लैग। नॉन फैटल स्ट्रैंगुलेशन का मतलब है 7 से 50% हायर रिस्क ऑफ फ्यूचर होमिसाइड्स, यानी जो एक बार गला दबाता है वो फ्यूचर में मर्डर के सबसे करीब होता है। सडन वेपन एक्यूजिशंस, क्राइसिस के दौरान अचानक वेपन खरीदना या कलेक्ट करना, ये काउंटडाउन शुरू होने का सिग्नल हो सकता है। एस्केलेटिंग वायलेंस, हर वायलेंस एपिसोड जो इग्नोर होता है वो नेक्स्ट एपिसोड को और ज्यादा डेंजरस बना देता है। और उसके बाद सेपरेशन फेज, सबसे डेंजरस टाइम, जब एब्यूजिव रिलेशनशिप से कोई बाहर निकलता है तब किलर का सबसे बड़ा ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वो इंसान अपना कंट्रोल खो देता है। इस पीरियड में होमिसाइड रिस्क मैक्सिमम होता है। अब आते हैं सबसे होपफुल पार्ट पर। अगर हम समझ गए कि वायलेंस कैसे बनता है, उसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं, तो हम उसे रोक भी सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, जड़ से प्रॉब्लम खत्म करना। चाइल्डहुड ट्रॉमा, यहीं से सब शुरू होता है। अगर हम सेफ पेरेंटिंग, इमोशनल सिक्योरिटी, ट्रॉमा इन्फॉर्म एजुकेशन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट को चाइल्डहुड से ही स्ट्रॉन्ग बना दे, तो हम लेयर केक ऑफ पेन को बनने से पहले ही तोड़ सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एजुकेशन, स्कूल में सिर्फ मैथ और साइंस नहीं, इमोशनल रेगुलेशन भी सिखाना जरूरी है। बच्चों को सिखाना गुस्सा कैसे हैंडल करे, पेन कैसे एक्सप्रेस करे, रिजेक्शन को कैसे प्रोसेस करे, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करे, ये फ्यूचर मर्डर्स के अगेंस्ट सबसे पावरफुल वैक्सीन है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्राइसिस में इंटरवेंशन, डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिस, सोशल वर्कर्स और कम्युनिटी मेंबर को वार्निंग साइन पहचानने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। और हर एक सोसाइटी में थ्रेट असेसमेंट टीम, मेंटल हेल्थ क्राइसिस सपोर्ट, डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर्स और 24/7 हेल्पलाइंस, ये सब होना बहुत जरूरी है, जिससे हम सब मिलकर फाइनल ब्लास्ट को रोक सकते हैं। टर्शियरी प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन एंड हीलिंग, जो लोग वायलेंस कर चुके हैं उनके लिए सिर्फ पनिशमेंट काफी नहीं, बल्कि ट्रॉमा थेरेपी, इमोशनल रेगुलेशन ट्रेनिंग और डीबीटी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी जैसे साइंटिफिक ट्रीटमेंट भी जरूरी है, जिससे हम इस पूरे साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। धन्यवाद।